हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आप सब देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। आज हम करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 12। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो आज हम सबसे पहले करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का आपके एग्जाम में कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर अगर हम लेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला लर्न कर लो, मतलब सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लो कि जिसका परसेंटेज पूछा जाए, यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा है यहाँ, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन। जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसका मास ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल का मास लेंगे, राइट। टोटल कंपाउंड का मास लेंगे। अब जिसका मास पूछा जाए, जिस एटम का मास पूछा जाए उसका ऊपर मास लेंगे डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल मास उस पूरे कंपाउंड का, उस पूरे मॉलिक्यूल का। जैसे कि यहाँ पूछा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इसमें दो मॉलिक्यूल है इसके, हाइड्रोजन के दो एटम है, सॉरी दो एटम है हाइड्रोजन के। तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय वाटर का मास कितना होता है 18, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम the percentage of water is 53.2%. Calculate the formula of the compound. यहाँ हमसे पूछा था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस है। यहाँ हमसे पूछा था परसेंटेज निकालना, यहाँ हमने परसेंटेज फाइंड आउट की। यहाँ हमें परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज हमें दे रखी है क्वेश्चन में और हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो इसने बोला हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का हाइड्रेटेड का मतलब है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर किस रेशियो में प्रेजेंट है वही फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला हमारा है MgCl2.xH2O। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कंपाउंड का। तो देखो हमें क्या गिवन है, वाटर का परसेंटेज। तो हमें निकालना क्या है, वाटर का ही कि कितने इसके जो है एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो देखो वाटर का परसेंटेज जिसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ निकालना था, यहाँ हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर 18 डिवाइडेड बाय टोटल का मास। टोटल का मास कितना है, MgCl2 का है 95 और इसका है 18, लेकिन 18 कितने 18 है, यहाँ x है, हमें नहीं पता। एक H2O है, दो H2O है, तीन H2O है, तो इसीलिए हमने कंसिडर कर लिया x। तो 95 MgCl2 प्लस 18x, यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आएगी हमारी 6, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो x को यहाँ पुट कर दो, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2.6H2O। और ये हमने फॉर्मूला मतलब ये तरीका अपनाया था, परसेंटेज ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, अब देखो, अब हम हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का वो करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या है इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है जिसमें हमें ये पता चल जाए कि ये एटम इतने नंबर में प्रेजेंट है, ये एटम इतने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कार्बन के कितने एटम है 6, हाइड्रोजन के कितने एटम है 12, ऑक्सीजन के कितने एटम है 6। यानी कि ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि एक कंपाउंड में ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और कितने ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो प्रेजेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो प्रेजेंट एटम्स है उसको सिंपलर फॉर्म में लिखना इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला।
जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा C6H12O6, इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 6 से 6 कैंसिल, 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा CH2O। यानी कि सिंपलर फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम जब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो उसे बोल देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि जहां से हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के प्रेजेंट है, कार्बन नहीं मतलब जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी प्रेजेंट है वो कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनके, ठीक है, वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अभी आगे हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इनके रिलेशंस देखते हैं। तो देखो अभी हमने देखा था इससे प्रीवियस स्लाइड में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस एक कंपाउंड के सारे एटम्स दिख रहे हैं हमें कि किसमें कितने एटम, कितने नंबर में ये वाला एटम प्रेजेंट है। यानी कि कार्बन 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही हमने सिंपलर रेशियो में लिख दिया, राइट। तो इसको अगर मैं सिंपल रेशियो में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 को अगर कैंसिल करूंगी तो 6 2 या 12 2 और यहाँ पे 6, तो क्या हो जाएगा CH2O। लेकिन अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बनाना है तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ 6 आ जाएगा, राइट। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू CH2O क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और होल ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा हमारे पास n यानी कि उस नंबर से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को, एंटायर ब्रैकेट को, कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये आ जाएगा हमारा n। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये समझो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है ही है। ये तो मैंडेटरी है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहां पे कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। जब तक नाइट्रोजन और सल्फर क्लोरीन वगैरह नहीं बोला हो तब तक नहीं होगा वहां पे, ठीक है। अगर नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन की अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमें मेंशन होगा क्वेश्चन में। अगर बोला गया है क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से समझ जाना कि वहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब वहां सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में है तो हमने कंसीडर कर लिया। इसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी हमने पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। तो इसने दिया है हमें कि 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, तो बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, 32% ऑक्सीजन होगा। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये परसेंटेज में, हम इसे ग्राम में कंसीडर करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो 100 ग्राम है, उसने बोला कार्बन कितना है 60% यानी मास की फॉर्म में 60 ग्राम, हाइड्रोजन है 8 ग्राम और ऑक्सीजन है हमारा 32 ग्राम, ठीक है। हमारे पास मास है, गिवन मास है, मोल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल निकाल लेंगे, मोल इक्वल्स टू मास 60, मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, मतलब एटॉमिक मास कितना होता है 12, मोल गिवन मास हाइड्रोजन का 8, वैसे इसका मास कितना होता है एटॉमिक मास 1। सिमिलरली ऑक्सीजन का गिवन कितना है 32, होता कितना है मास एटॉमिक मास 16। तो यहां से हमारे पास मोल आ जाएंगे 582,
तो एम्पेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास आ गया 5, 8 और 2, राइट। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट आ गया 5, 8 और हमारा 2, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ अब इसको हम और, अगर ये और सिंपल बनता ना तो हम इसको और सिंपल बनाते एम्पेरिकल फॉर्मूला को। ये अगर मान लो यहाँ पे 5 तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे अगर तीनों को सिंपल बनाएंगे तो तीनों को सिंपल बनाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ 2 आप लोग क्या करोगे, 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, सिर्फ ये कर दो ना। अगर यहाँ पे 5 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इस एम्पेरिकल फॉर्मूला की होगी C5H8O2। अगर यहाँ पे 6 प्रेजेंट होता तो हम कैंसिल कर सकते थे। अगर हमें इसी में आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर वैसे निकालना तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N equals to मोलर मास डिवाइडेड बाय हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ से हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ हमने क्या था परसेंटेज में, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें गिवन है तो, और यहाँ हम बात करेंगे मास रेशियो में कि कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें 7 और 16 के मास रेशियो में गिवन है, और हमें वेपर डेंसिटी भी गिवन है। और हमने वेपर डेंसिटी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, उसका रिलेशन, अब वो रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। वेपर डेंसिटी गिवन है हमारी 46, तो हमें फाइंड आउट करना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इसे। हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था अभी। ए कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशियो। इफ वेपर डेंसिटी इज 46, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे और क्या क्या चीजें गिवन हैं। देखो इसमें एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो रेशियो में प्रेजेंट है। किस मास रेशियो में प्रेजेंट है? 7:16 में। और वेपर डेंसिटी गिवन है हमें 46, और हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो कंपाउंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हम मोल फाइंड आउट कर लेंगे तो मोल से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, मोल फाइंड आउट करेंगे तो मोल से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किस मास रेशियो में प्रेजेंट है? मास रेशियो है 7:16 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास है 7, इसका नाइट्रोजन का मास कितना होता है? मोलर मास 14, ठीक है। ऑक्सीजन गिवन मास रेशियो वाला मास 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास मोलर मास होगा? 16, तो क्या हो जाएगा 1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/2, लेकिन हमें तो सिंपलर फॉर्म में लिखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डिवाइडेड को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ करेंगे, इस यहाँ भी और यहाँ भी, नाइट्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो नाइट्रोजन का बच गया 1 मोल। यहाँ से 2, यहाँ पहले ही 1 था तो 2 × 1 आ गए, यहाँ पे 2 मोल, 2 मोल आ गए यहाँ पे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा NO2। लेकिन अब हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन लगाओ डायरेक्ट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट n। n कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। और हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में देखा था, जब हमने वेपर डेंसिटी का लेक्चर किया था, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 2 × वेपर डेंसिटी, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। तो
तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला रिलेशन है वेपर डेंसिटी के साथ, वही रिलेशन हम यहाँ पुट कर देंगे, राइट। तो n की वैल्यू क्या थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में मेंशन है, कितनी है 46, तो 2 मल्टीप्लाई 46 ये मेंशन है क्वेश्चन में, गिवन है हमें, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा है NO2, इसका निकालो। नाइट्रोजन कितना मास होता है 14, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है NO2, 2 ऑक्सीजन है तो कितना मास हो जाएगा 32। टोटल क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 46, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा हमारे पास 46। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2। इस 2 वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है NO2, n की वैल्यू कितनी आई है 2, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2O4, राइट, N2O4। सारा खेल जो है ना वो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है, मास गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो उसे ग्राम में कंसीडर करके उसका मोल फाइंड आउट कर लो। मोल आ गया मतलब समझो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, आधा क्वेश्चन तो वही खत्म, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। फिर सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का रिलेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये n, बस। और अगर हमें वेपर डेंसिटी की फॉर्म में पूछा है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया ही था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही 3 चीजें माइंड में रखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने से भी बड़ा कंपाउंड आपको दे दे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और एक चीज और हमेशा माइंड में रखो, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो समझो कि उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मैंडेटरी है कि वो प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोला है हाइड्रोकार्बन, तो इट मीन सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अगर क्वेश्चन में कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर करेंगे सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट था तो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो नहीं गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तो हमें पता होता कि ये प्रेजेंट है ही नहीं कंपाउंड में, सिंपल। और सिंपल सी बात है, मोल निकालो, मोल निकालते आ जाएगा आंसर हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का। रिलेशन लगाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला का, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाए n की वैल्यू है। हम मॉलिक्यूलर वो घुमा भी सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन भी याद होना चाहिए हमें, वो सिर्फ घुमाएगा तो सिर्फ वेपर डेंसिटी के साथ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन याद होना चाहिए हमें 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सिंपल। तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट की और आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोइशियोमेट्री, जो आगे हमारी जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे उनमें भी बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करेगा। स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, देखो जैसे हमें एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, ये जी जो लिखा हुआ है ये है गैसियस है, राइट, गैस है। तो N2 प्लस 3H2 2NH3, अब ये 3 2 ये क्या है, और जिसके आगे कुछ भी नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो हम किस कंसीडर करते हैं कि 1 है, 1 होता है तो कुछ नहीं लिखते हम यहाँ पे, ठीक है। 3 2 1 2 3 ये क्या है, ये हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये हेल्प करते हैं हमें रिएक्शन को बैलेंस करने में, क्योंकि जब रिएक्शन बैलेंस होगी तभी हम सारी चीजों का पता लगा पाएंगे कि इसमें कितने मोल, कौन सा कंपाउंड किस कंपोजिशन में प्रेजेंट है, कितने ग्राम में प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम, अगर गैसियस है तो वॉल्यूम की फॉर्म में कितना प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो 3 2 और इसके आगे कुछ नहीं तो कंसीडर होता है कि ये 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, इट मींस ये 1 3 2 क्या है, ये हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या बताते हैं, एक सेकंड, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें बताते हैं मोल, कि मोल ये 3 है,
ये 2 है, ये बता रहा है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोल। देखो इसमें 3 केस होते हैं। केस नंबर 1, अगर हमें मोल की फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम मोल में लिखेंगे 1 मोल N2। ये जो 1 है इसके आगे 3 है 2 है, ये क्या बता रहे हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन है, राइट। ये बता रहे हैं 3 मोल H2 है। तो मोल की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 मोल N2, 3 मोल H2 एंड 2 मोल अमोनिया। 1 मोल N2, 3 मोल H2 एंड 2 मोल अमोनिया, ठीक है। अगर हमें मास की फॉर्म में पूछा है तो हम मास की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मास की फॉर्म में पूछा है तो मास की फॉर्म में लिखेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे, अगर हमें मास की फॉर्म में पूछा है तो हम लिखेंगे मोलर मास। मोलर मास इक्वल्स टू 28 ग्राम N2। कैसे 28 ग्राम? क्योंकि नाइट्रोजन एक का मास कितना होता है 14, तो यहाँ पे N2 गिवन है, यानी कि क्या आ जाएगा मास हमारा 28। तो 1 मोल N2 का मास कितना हो गया 28 ग्राम। H2, एक H2 का, एक हाइड्रोजन का होता है मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो कितने मोल प्रेजेंट है 3 मोल H2। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 × 2 6 ग्राम H2, राइट। सिमिलरली अमोनिया का कितना होता है 17। कैसे हुआ 17? नाइट्रोजन का होता है मास 14, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 3 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 14 + 3 17, यानी 1 मोल अमोनिया का कितना हो गया 17। तो 2 मोल अमोनिया का कितना होगा 34, 17 × 2 34 ग्राम अमोनिया। थर्ड केस, अगर हमें गैसियस फॉर्म में पूछा है तो गैस की फॉर्म में हम बोलते हैं हमेशा वॉल्यूम की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए लिखा ml l, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारी लीटर में भी हो सकती है क्वेश्चन में गिवन, ml में भी हो सकती है, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी हो सकती है, डेसीमीटर में भी हो सकती है, किसी भी उसमें डायमेंशन में हो सकती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने इसे वॉल्यूम में लिख दिया, राइट। लीटर में होगी तो आप लिख दोगे 1 लीटर N2, ml में होगी तो उसको कन्वर्ट कर लोगे लीटर में, डेसीमीटर में होगी तो उसको कन्वर्ट कर लोगे, राइट। तो 1 वॉल्यूम N2, 3 वॉल्यूम H2। अगर ये गैस की फॉर्म में है तो ये वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये मोल की फॉर्म में आएगा 2 वॉल्यूम अमोनिया। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये पूरा स्टोइचियोमेट्री बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम कैसे मोल से रिलेट करते हैं, कैसे हम उसे मोलर मास से रिलेट करते हैं, कैसे हम अगर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो कैसे हम उसे वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब उसके हम देखेंगे क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, जी क्या है यहाँ पे गैस, evolved at 1 atm and 273 Kelvin on heating 16.8 ग्राम of MgCO3। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16.8 ग्राम MgCO3 प्रेजेंट है जब उसको हमने हीट किया। कंडीशन गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 273 केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जब हमने 16.8 ग्राम MgCO3 को हीट किया तो हमें क्या मिला MgO प्लस CO2। तो इसने पूछा है कि इस CO2 की वॉल्यूम क्या होगी, इसने पूछा है इस CO2 की वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। देखो सबसे पहला काम तो अगर कोई भी रिएक्शन लिखी है, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि चेक करो कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि विदाउट चेकिंग कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है बैलेंस नहीं है, आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे तो 100% आपके क्वेश्चन का आंसर गलत ही आएगा। क्योंकि जब आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा बच्चे कि कितना मोल किसका है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे आंसर, राइट। सबसे पहला काम चेक करो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। कैसे चेक करोगे, मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है, जिसके आगे कुछ नहीं है, मैंने बोला था इसमें प्रीवियस स्लाइड में, जिसके आगे कुछ नहीं से कंसीडर करते हैं 1। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है 1, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी एक कार्बन प्रेजेंट है।
कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 + 2, तो टोटल कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए? 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब देखो हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई हमारी रिएक्शन तो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होती तो हम बैलेंस कर दे, जैसे हमने अमोनिया के केस में किया था। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आगे का काम क्या है हमारा? हम देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? ग्राम में गिवन, हमें गिवन मास है, मास हमें गिवन है 16.8 ग्राम MgCO3, यानी कि मास गिवन है। अब हम मास से क्या निकाल सकते हैं? देखो सिंपल सी बात, अगर हमें मास गिवन है तो हम इसका मोल फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास तो ऑब्वियसली पता ही होता है। तो मोल निकालेंगे, गिवन मास है 16.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास? हम मोल किसके निकाल रहे हैं बच्चे? हम मोल निकाल रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का, क्योंकि हमें मास किसका गिवन है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, राइट। तो मोलर मास किसका आ जाएगा? हमारा मोलर मास 84 MgCO3 का। हमारे पास MgCO3 के मोल कितने आ जाएंगे? 0.2 मोल MgCO3। अब देखो स्टोइचियोमेट्री जब स्टार्टिंग में मैंने समझाई थी तो उसमें हमने अमोनिया का एग्जांपल लिया था। तो उसमें हमने क्या किया था कि 1 मोल N2 था, 3 मोल बराबर कितने के था? 3 मोल H2 के इक्वल था, और वो इक्वल किसके था? वो था 2 मोल अमोनिया के इक्वल था, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मोल बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिलरली 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके इक्वल है? 1 मोल CO2 के। तो हमारे पास ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आया इतने ग्राम में? 0.2 मोल। 0.2 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने CO2 के बराबर हो जाएगा? 0.2 मोल CO2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन देखो, कंडीशन ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही दे दी, कंडीशन की भी कुछ वैल्यू होगी। 1 atm और 273 केल्विन टेम्परेचर। जब हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो याद कीजिए लेक्चर 7 या 8 की बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें प्रेशर 1 atm में गिवन है और टेम्परेचर तो 273 केल्विन है स्टैंडर्डाइज, अगर प्रेशर 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक में प्रेशर गिवन है तो हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो लेते हैं वो लेते हैं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, राइट। अगर हमें प्रेशर बार में गिवन है तो हम स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूम जो लेंगे वो लेंगे हम 22.7 लीटर, राइट, 22.7 लीटर। तो हमें क्वेश्चन गिवन है 1 atm और 273 केल्विन में, और हमें फाइंड आउट भी करनी है वॉल्यूम CO2 की। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 22.4 लीटर। तो देखो यह समझ में आ गया आप सबको कि 1 मोल MgCO3 है, तो यहाँ भी 1 मोल CO2 है। हमारा MgCO3 है 0.2 मोल, तो 0.2 मोल MgCO3 है, तो 0.2 मोल CO2 होगा, राइट। अब देखो 1 मोल CO2 में ये है कितना लिखा हुआ है? 1 मोल CO2 में इक्वल हो जाएगा 22.4 लीटर के। क्यों? क्योंकि हमें प्रेशर गिवन है ATM में, और ATM में गिवन है तो हम स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूम जो लेते हैं वो लेते हैं 22.4 लीटर। तो 1 मोल CO2 में वॉल्यूम गिवन है हमें 22.4 लीटर। तो यहां से आया हमारे पास 0.2 मोल CO2। तो 0.2 मोल CO2 में कितनी वॉल्यूम होगी? 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो 0.2 में कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 4.48 लीटर। तो यहाँ पे आपका स्टोइचियोमेट्रिक भी खत्म। और अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर कौन सा होगा हमारा? 13। उसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, और वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मिस मत कीजिएगा उसे। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।